नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में विधायक खेल महाकुंभ के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां खेल प्रतिभाओं का भव्य सम्मान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। साथ ही सीएम ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मिल्कीपुर में चुनाव है, वहां पर पीडीए के जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे राम भक्त बनाम रामद्रोही की लड़ाई बताया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान से खास बातचीत की। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जिसका इंतजार था वो चुनाव बिगुल बज चुका है और मिल्कीपुर उपचुनाव सबकी निगाह है इस समय उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हैं। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी हैं। पासवान जी, कितनी तैयारी और कितना? सर्वप्रथम हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं जिनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। और हम लोग वहाँ पर चुनाव लाखों वोट से जीतेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं तमाम आरोप लगा रहे हैं, किस तरह? वो उनसे जाके पूछिए, हमारे नेताओं से पूछिए, वहाँ उनसे जो मंत्री लोग लगे हैं उनसे पूछिए। कितने सेट में आपने नामांकन दाखिल किया है? नामांकन वकील साहब कराए, हम तो सेट वहाँ नामांकन वकील साहब से पूछे। तो ये थे चंद्रभानु पासवान जी जो बता रहे थे कि कितने सेटों में नामांकन किया है और हमारी क्या तैयारियां हैं, और सबकी इस समय जो चुनावी तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां हैं आप देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे। तमाम, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, मैंकेश्वर शरण हो, तमाम मंत्रिमंडल के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचते थे। मगर इस समय सबसे देखने की बात ये होगी कि पासी वीएस पासी होगा, और जो चुनाव लोकसभा के चुनाव जो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब देखने को होगा क्या भाजपा लोकसभा का बदला विधानसभा में ले पाएगी कि नहीं। वीडियो पर्सन करण दुबे के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। वहीं हमारे संवाददाता ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो भी सुनिए।
मिल्कीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ राजा वेंकटेश्वर शरण सिंह हैं, मंत्री जी हैं। मंत्री जी, कितनी तैयारी है? आज नामांकन में आए हैं, क्या माहौल है? देखिए, हम लोग पिछले 3 माह से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिले हैं और जिस तरीके से एक माहौल बन के उभरा है, मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूँ 3 महीनों में मैंने जो देखा है, कम से कम 150-150 गाँव तो मैं खुद गया हूँगा। एक इतना अच्छा माहौल बन के उभरा है, हम लोग बहुत बड़े अंतर से, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। कह रहे हैं कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी ट्वीट हो रहा है कि प्रत्याशी नहीं मिला, वो भी दूसरे बसपा का प्रत्याशी मिला। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और जहाँ तक दूसरे विधानसभा का रहने वाला है तो मेरे ख्याल से अवधेश जी भी दूसरे विधानसभा के रहने वाले हैं। उनका कहना मतलब है कि वो तो बसपा में 2022 से लड़े थे, भाजपा का कोई जो प्रत्याशी था जो हाई कोर्ट में रिट किए थे और लड़ने के लिए। आप उनको खुद देखिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, बेटे को ही लड़ा रहे हैं। क्या पूरे मिल्कीपुर, पूरे अयोध्या जनपद में ऐसा कोई पासी बिरादरी का नहीं था जिसको लड़ा पाए? इसका मतलब कि वो केवल परिवारवाद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों केवल परिवारवाद पे चलते हैं। बात की जाए, रामपुर मॉडल होगा कि कुंदुरकी मॉडल होगा? देखिए, चाहे जो मॉडल हो, जीतेंगे हम। और कुंदुरकी में आप इसके बाद आप ये मान के चलिए कि 8 तारीख को सुबह दोपहर में, बल्कि 2 बजे तक ईवीएम चिल्लाएंगे और यही चिल्लाना उनके किस्मत में लिखा है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे थे, मुकदमे लगे थे, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम ही है गुंडा पार्टी और देश की जनता भी जानती है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रात को 12 बजे बने तो रात को 1 बजे से ही गुंडई पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी। तो ये तो उनका एक ट्रेडमार्क है। जहाँ जमीन खाली एक और सवाल है, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे हों या तमाम चीज़ें हों, ये ट्वीट कर रहा है कि अयोध्या का जो अयोध्या लोकसभा का जो बीजेपी हारी है वो बदला ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, कितना, क्योंकि अवधेश पहले से पहले तो आप ये जान लीजिए कि बदला शब्द, ये भारतीय जनता पार्टी इस बदला पे विश्वास नहीं करती है। हम लोग अपना काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, 1 to 1 लोगों से जाके घर में मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक झूठा प्रचार करके लोकसभा के चुनाव में जो एक तरीके से कह लीजिए कि इतनी सीटें मिल गई, तो वो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जनता जान चुकी है कि इन लोग का झूठ फरेब जो है वो जनता जान चुकी है और निश्चित तौर पे मिल्कीपुर विधानसभा की जनता पूरी तरीके से, अब मैं यहाँ बदला शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, हम बदले की भावना से नहीं काम करते हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता अयोध्या लोकसभा का बदला देने जा रही है। अच्छा, नामांकन कितने सेटों में हुआ है और कौन कौन नामांकन में लोग? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, नामांकन में तो शाही जी और कई लोग थे, तो कैंडिडेट जी बता पाएंगे। मेरे ख्याल से 3 या 4 सेट में किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप ही के जो मंत्री हैं, सहयोगी दल हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के, आप इधर तमाम देखे, बड़ा बवाल चला, तमाम लोग सरकार पे ही निशाना कह रहे, चाहे लखीमपुर खीरी की बात हो, तमाम विधायक कप्तान को लेकर, ये क्या विधायकों और मंत्रियों में क्या सरकार के खिलाफ सीटाकशी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बहुत आराम से चल रही है, सारे विधायक सब ठीक से काम कर रहे हैं, सारे मंत्री ठीक से काम कर रहे हैं। निषाद जहाँ संजय जी की बात कर रहे हैं, संजय जी बड़े भाई हैं हमारे और आराम से सरकार चल रही है, कहीं कुछ तक गड़बड़ी नहीं है। नहीं, उन्होंने अफसरशाही को लेकर थोड़ा सा आप लोग जो है मुझे लगता है लड़ाने में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा वेंकटेश्वर शरण सिंह ने, जिन्होंने बेबाकी से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। करण दुबे के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में स्कूटी और बाइक की आपस में हुई टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बस्ती में गौ तस्करों का दिखा आतंक, पुलिस के साथ मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर किया अटैक, पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती।
मथुरा में गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर की 171 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने किया जब्त। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। बदायूं में सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई तहरीर। हिंदू संगठन ने लगाया गंभीर आरोप। कहा सांसद चंद्रशेखर ने सनातन धर्म का किया अपमान। अलीगढ़ में विशेष समुदाय के लोगों ने प्राचीन मंदिर पर किया अवैध कब्जा। मंदिर की जमीन को दबाकर मकान बनाने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में महिला ने अपने पति के खिलाफ लगाया दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 चोरों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने किया जनसभा का आयोजन। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बयान। कहा संविधान को खत्म करना चाहती है विपक्ष की पार्टी। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 गैस सिलेंडर, 1 साइकिल की बरामद। आगरा में युवक ने युवती को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। घटना में दोनों युवतियों की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा किया बरामद। झांसी में आजाद समाज पार्टी के गरौठा विधानसभा अध्यक्ष का हुआ अपहरण। अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में ठंड को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। 1 से 8 तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए जारी। बरेली में एक छात्र ने ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। हत्यारोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में हादसे का शिकार हुई स्कूल वैन। हादसे में 4 बच्चे और चालक गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को निजीकरण से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने विद्युत दरें बढ़ाने और ऊर्जा मंत्री की नीतियों का विरोध किया। साथ ही बिजली कर्मियों में निजीकरण को लेकर रोष है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता से राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। यूपी पावर कॉरपोरेशन इस समय दक्षिणांचल और पूर्वांचल अंचल को जो है निजीकरण करने के लिए बेताब है, लेकिन इतना जरूर है तमाम कदम कदम पर पेंच आ रहे हैं और तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं। और अब आयोग में सुनवाई हुई तो उसमें क्या हुआ, मेरे साथ जो है राज्य विद्युत परिषद के जो बड़े बड़े नेताओं जो बात हुई तो उन्होंने भी माना कि अभी तमाम पेच हैं, लेकिन हमारे साथ जो है उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी, मैं उनसे जानूंगा कि क्या हुआ उपभोक्ता परिषद की बैठक। देखिए, जहां तक सवाल है कि कल विद्युत नियामक आयोग में ट्रांसमिशन लाइसेंस की सुनवाई थी 3 मामलों में, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइसेंस वाले जो कंपनियां हैं, जो तिरवा है, जो जेवर है, इन लोगों ने एक कंपनी और इन लोगों ने एक प्रस्ताव उसमें दिया कि साहब हम जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत ट्रांसमिशन लाइसेंस ले रहे हैं उसमें जो टीएस से है, जो ट्रांसमिशन सप्लाई का एग्रीमेंट है पश्चिमांचल, पूर्वांचल या अन्य बिजली कंपनियों के साथ लगभग 25 साल के लिए है। हमने कहा भाई पूर्वांचल और दक्षिणांचल तो बिकने जा रही है और उनके साथ आपने एग्रीमेंट कर रखा है 25 साल का, तो आने वाले समय में ये निजीकरण क्या रुक रहा है और नहीं रुक रहा है तो आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो ये एक नया पेज फंस गया है कि जब टीएसए आपने 25 साल के लिए कर रखा है पूर्वांचल और दक्षिणांचल का, फिर उन कंपनियों को बेचने कैसे जा रहे हैं। अब ये देखना है कि विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या करता है, लेकिन हमने अपना दाखिला कर दिया है और विद्युत नियामक आयोग भी पेशो पेश में है कि इस पर क्या देखा जाए विधिक पहलू। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये इतना आसान नहीं निजीकरण कर ले, क्योंकि ये हर जगह फंसते नजर आ रहे हैं। ये थे ट्रांसमिशन एडवाइजर का विज्ञापन निकाला गया, क्या ये सही है? देखिए, जहां तक सवाल है, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो ट्रांसमिशन एडवाइजर का विज्ञापन है बिना विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता और मैंने उसका विरोध भी किया और उस पर याचिका भी दाखिल किया। ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो निकाला भी गया उसमें जो टर्म एंड कंडीशन बनाई गई है उसमें अनेकों कमियां हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 जो होती है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होती है, 109 होती है केंद्र सरकार के लिए। उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस में 109 पर भी राय ली जा रही है। 109 तो केंद्र सरकार का अधिकार है। तो जो बनाने वाले लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है, वो केवल उल्टे सीधे तरीके से चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई जो निजी घराने आने वाले हैं, चाहे वो टाटा बिरला अडानी, इनको जल्दी से जल्दी दे दे, लेकिन इतना संभव नहीं है। उपभोक्ता परिषद के रहते अगर सोचते हैं कि ये आसान तरीका है तो आसान नहीं है, क्योंकि हम कानूनन लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और आने वाले समय में जीत भी हमारी होगी। एक सवाल ये भी, टैरिफ कानून बदलने के लिए, दरें बढ़ाने के लिए टैरिफ कानून बदला जा रहा है, तो इससे क्या असर पड़ेगा? आपने बहुत सही सवाल किया। आज ही एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आने वाला है, उस पर अभी हम विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और मेंबर के साथ हमारी बैठक भी हुई। हमने कहा जो ये टैरिफ रेगुलेशन जो 2024 वितरण मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2024 जो आने वाला है,
तो इसमें निजी घराने, जो आने वाले निजी घराने हैं, जो आने वाले समय में पूर्वांचल दक्षिणांचल को लेने वाले लोग हैं, वो अभी तो दबाव बनाने लगे, कानून ऐसा बना लो कि जो अभी तक विद्युत उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है, जो हमारा 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है, आने वाले समय में कानूनी ऐसा बन जाए कि जो नई बिजली कंपनियां हैं उनका सरप्लस उपभोक्ताओं पर निकलने लगे। यानी कि आते ही बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी का वो सोच रहे हैं प्लान। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का कंज्यूमर लीडर पढ़ा लिखा है, उसको कानून और ज्ञान और सभी नियम कानून पता है। तो इतना आसानी से आप अभी खरीद नहीं पाए। अभी तो आप अपनी चिंता करो कि जो पूर्वांचल दक्षिणांचल को लेने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं वही नहीं करने देंगे, निजीकरण ही नहीं होने देंगे। टैरिफ कानून में बदलाव की बात तो भूल जाए। और सबसे बड़ा चिंता का बात यह है कि टैरिफ कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार के लोग लगे हुए हैं, पावर कारपोरेशन के कुछ उच्च अधिकारी लगे हैं और निजी घराने लगे, तीनों साठगांठ करके। आज मैंने पावर कारपोरेशन और जो केंद्र सरकार है और जो निजी घराने, इनके खिलाफ भी मैंने विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव दाखिल किया। मैंने खुलासा किया कि ये लोग जनता के हित में नहीं है, ये लोग सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, जो टैरिफ कानून में बदलाव करने की साजिश कर रहे हैं उसको रोका जाए, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश के उपभोक्ता जो है बिजली दरों की व्यापक बढ़ोतरी का खामियाजा भुगतेंगे और कहीं न कहीं इससे सरकार की छवि धूमिल होगी। एक सवाल अंतिम आपसे मेरा यह है, अब देखिए तो भाजपा सरकार जो लगातार इस पर लगी हुई है, लेकिन सपा सरकार के समय भी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था, उस समय क्या हुआ है? आपने बहुत सही सवाल किया। सपा सरकार में 2014 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर मेकॉन को रखा गया था और उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाया कि बिना आपकी अनुमति के इन्होंने रख लिया। और हमने विद्युत, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल साहब थे, हमने कहा कि जो भी चेयरमैन या प्रबंधन इनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत अवमानना चलाया जाए। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने जब नोटिस जारी किया तो पावर कारपोरेशन प्रबंधन की तरफ से एक जवाब दाखिल किया गया कि साहब हमने ट्रांजैक्शन एडवाइजर जरूर रखा है लेकिन निजीकरण करने नहीं जा रहे हैं और इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं और सब मसौदा नियामक आयोग के सामने ले आएंगे। और अंततः उस समय हमने सपा सरकार के मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश यादव से भी हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि ये गलत हो रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं आप, और विद्युत नियामक आयोग को भी जब बताया, अंततः वो मामला खटाई में चला गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखा था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी, फिर भी उपभोक्ता परिषद जीता और अंततः निजीकरण नहीं हो पाया। उस समय गाजियाबाद, मेरठ और 4 शहरों के लिए जो ये करने जा रहे थे, तो जब उस समय नहीं हो पाया तो इस समय भी इनको मैं होने नहीं दूंगा। अभी ट्रांजैक्शन एडवाइजर क्या केवल कंसल्टेंट का विज्ञापन छापने से निजीकरण नहीं हो जाता, अभी इसकी लड़ाई लंबी और लड़ेंगे। एक वर्मा जी, मैं देख रहा हूँ लगातार जो है सरकार भी जो है इस पे सामने खुल के नहीं आ रही है, बैकडोर से आपका विभाग और जो है ये जो कंपनियां ये लगी हुई सामने, सरकार मंत्री की तरफ से क्या अभी तक आया है? देखिए, जहां तक सवाल है, प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री की स्थिति साफ नहीं है। हमें तो पूरी तरीके से कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो पावर कारपोरेशन के लोग हैं, जो निजी घरानों को लोग हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि वो खुल के नहीं आ रहे हैं। जब उनसे हम मिलने जाते हैं, जब उनसे हम बात करने जाते हैं, ये उपभोक्ता विरोधी कानून आ रहा है तो उस पर वो बात नहीं करते। इससे हमें संदेह होता है। हाँ, हमें अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है क्योंकि मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी पब्लिक पर भार नहीं पड़ने दिया। हमें आज भी वो दिन याद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विदेशी कोयले का मामला आया था, उसमें अडानी बहुत तेजी से लगे थे। जब आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मामला इसके पहले आया था, स्मार्ट मीटर की दरों का, उसमें अडानी बहुत तेजी से लगे थे। जब हम लोगों ने पर्दाफाश किया और अंततः जब सब खुलासा किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात मानी और अंततः उत्तर प्रदेश में वो लोग नहीं घुस पाए। अब निजीकरण के तहत घुसना चाह रहे हैं, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम पूरी बात रखेंगे, उनको बताएंगे कि महोदय इससे प्रदेश की जनता का लाभ नहीं होने वाला है, केवल उद्योगपतियों का लाभ होगा। उद्योगपतियों का लाभ होगा, उससे बेरोजगार तबाह होगा, किसान तबाह होगा, उपभोक्ता तबाह होगा। और निश्चित तौर पर हमें आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि हमें पूरा आप पर भरोसा है। आप इन निजीकरण के फैसले को वापस करके प्रदेश की जनता को सुचारू रूप से जिस तरह विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं उसी माहौल में आगे बढ़ाएं, वही प्रदेश और देश के हित में होगा। थैंक यू। तो ये थे अवधेश वर्मा जी, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष। इनका सीधा सा कहना है कि किसी भी तरह से निजीकरण नहीं लागू होने दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रशासन और जो है कुछ बिजली कंपनियों के लोग वो लगातार इस पर आमादा है, जल्द से जल्द जो उनका टैरिफ बदल जाए और वो नई तरह से जो अपने आकर के काम करने लगे। लेकिन इतना जरूर है कि उनका कहना है हम सीएम से पूरा गुहार लगाएंगे और सीएम से उनको पक्का भरोसा भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस निजीकरण के फैसलों को नहीं मानेंगे और वो उपभोक्ताओं पर लोड नहीं पड़ने देंगे। कन्ना बसन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।